सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार। सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार। जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है। समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं। बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य। मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं। तो हमारे श्रोता बताएं, विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbs मुंबई टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है, बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे ही, चर्चा होगी। आपको भी क्या लगता है, आप वो भी बताइएगा। मैं नहीं, हमारे श्रोता जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे। दो चार पराठों के नाम बताइए आप भी। जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं, पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी के भी होते हैं, लौकी का पराठा भी बनता है, लौकी का भी होता है, प्याज का पराठा जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी, और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है। अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहनें का। तो फिलहाल एक गाना सुन ले हम, चलिए। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके हम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना
सूरज छुपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को भर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी। आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी, और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं। कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना, दो बहनें 2 साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। इस 2 साल में कैसे खून बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हों। उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। रामदुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़्फ़ो रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाट ही तो है। अकड़ कर बोली, हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी? असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहनें की दूसरी कड़ी। मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुव्वत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी। शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूं, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी और जो ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी। 2-4 दिन मेरे यहां रह लेना, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी। रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढांप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए? बोली, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ, अभी नहीं। बहन क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी। अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी? मैं कार भेज दूंगी। कार अब खुद कहला दूंगी। हाँ। अरे बहन, तुम्हें याद न रहेगा। साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाए तो चलूं। एक शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो। घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला। इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी। कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी न था। दुआ देकर बोली, कैसे हो गुरु सेवक? आज यहां ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला? गुरु सेवक हंसकर बोला, बजा फरमाती हैं भाई। उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है? शिकायत तो सही है। वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है। अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है। इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए। नहीं, देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है। फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना। अभी चलती हूं। मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी। नहीं नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है। फिर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला, दीदी, मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा। हाँ, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो। देखो, जरा हाथ पैर संभाल कर रहना भाई। अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर 1 पैसा लेना भी गुनाह समझता हूं। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। आप ही बताइए, ईमान खो के पैसे मिले तो क्या? सही कह रहा। ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूं, और आंखें किसकी बचाऊं? सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं। हाँ, उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे। अच्छा। मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था। मुझे 100 रुपए पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया। अच्छा। आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
अच्छा, एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है? वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। अच्छा। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया, और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए। मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटें। बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन अब इस घर से मुतलक दिलचस्पी न रही। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इस इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वहीं रह जाती, आखिर एक महराजिन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ न आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं, खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा, अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? हाँ, आप भी 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं? वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले, महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है। तो लाकर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी? महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ में रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योंत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी। तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए। तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से। यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दानिश में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं? रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहां मिलते हैं। वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन, खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी ज़बान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी ज़बान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मालूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई। एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती, फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाठ देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन, मायूसकून, गैर मुनसिफाना ख्यालात पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलोसोफर नहीं, तारिकुद दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें की दूसरी कड़ी आपने सुनी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहनें आगे कहां पहुंचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते। साथियों, आप सुन रहे थे दो बहनें कहानी का भाग 2। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब सुन रहे हैं हम एक गीत। सुनते हैं ये गाना। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो
को मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। आनंद फिल्म का ये गाना था। और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है। क्या कहेंगी दीपा जी आप? ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना। अब हमारे बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसकी विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है। तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है। और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है। और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन। और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है। मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह हैं, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी। अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ न सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं। वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें। बिल्कुल। तो देखिए आप थोड़ा सा हम अगर सोच सकते हैं सही तरीके से, सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है। अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना। मोह न जा
मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर। ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, के कहीं पे सैर के लिए निकल जाना, या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहां पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना, या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं। हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठापटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी भी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है, मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित हैं, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है, और जैसे कि 3 पाँव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं, और यही प्रतिकूलता का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है, और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे। सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है। बिल्कुल। और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है। वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेके बहस होने वाली थी। उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती। तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है। अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रही, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती है तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं। जैसे कि बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खास तौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था, और कई बार दरवाजे
कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र चू। और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है। तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है और किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए। ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें, कुछ ऐसे कारण है जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है। और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर है उस कमरे के। और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए। और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है, उस जेल के पैकेट का उपयोग करें या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है, काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो पोंछ देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं, कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी ही उसमें। बिल्कुल सही कहा। और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें, खासतौर पे बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है। तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा। तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है। और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम क्या कर सकते हैं? गाना सुनवा सकते हैं। तो ये रहा गाना।
प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे कि किस तरह से हिफाजत करें। लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में, और जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में, और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है, तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जो फंगस दिखाई देता है, खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती। धूप कहाँ से लाएंगे आप? बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती हैं, मदद करती हैं जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी। खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए। और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखाकर अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है, कृत्रिम हवा ही सही, हवा लगेगी तो जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डिह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खास तौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी हैं जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं। और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम? खाना खाते हैं। तो आज किस खाने की बातें करने वाले? आज हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले? नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए जैसी बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है जी। ये अलग तरह की रेसिपी है, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं। आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो 2 पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसा ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताज़ी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दूकस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा, जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है। और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है जी। जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको
धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें। और उबालने के बाद उसके 2 तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर ले, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून ले ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर आटे की लोई बना के उसमें भर ले। वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है, तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है, पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना। मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।